हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट 8 मार्च को आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है और मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम देने चले गए और आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है और आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता, मतलब केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, तो आप अपने पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि एग्जामिनर आपको पासिंग मार्क दे दे या उससे ज्यादा नंबर दे दे। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। मेरे पास क्लास 12 केमिस्ट्री का एक पेपर है पूरे 70 नंबर का और मेरे पास ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। इस पेपर में हमें कुछ नहीं आता, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि हम वो स्टूडेंट हैं हमें केमिस्ट्री में कुछ आता ही नहीं है। मेरे सामने पेपर भी है और कॉपी भी है और हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कैसे पेपर को सॉल्व करेंगे, कैसे क्या लिखेंगे, कैसे ट्रिक की सहायता से लिखेंगे ताकि हमें एग्जामिनर नंबर दे दे। ऐसा ही ट्रिक मैं हर साल बताता हूं, लाखों बच्चे वीडियो को देखते हैं और पास होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। आपको कुछ पता हो या ना पता हो, आप 15 मिनट पेपर को खूब ध्यान से पढ़िए। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ना है। उसके बाद में आप क्या कीजिए, देखो सबसे पहले आप पूरे पेपर को एनालाइज कीजिए। अगर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है तो उसको उठाकर स्टार्टिंग में लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता तो देखो फर्स्ट का आपका क्वेश्चन है, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यहां पे मैंने बताया था कि अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें, आप लोग लाइनिंग पहले से ही किए किए रहना, पहले आपको कॉपी दी जाएगी फिर पेपर दिया जाएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में मैंने बताया था कि जो थर्ड वाला ऑप्शन होता है, थर्ड वाला ऑप्शन होता है यानी कि सी वाला ऑप्शन होता है, इसके सही होने के चांसेस, मतलब इसके राइट होने के चांसेस, सही होने के चांसेस जो हैं वो लगभग लगभग 60% होता है। 60% चांस है कि आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है, ऐसे मैंने कुछ बताया था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन का जो चांस होता है, सेकंड ऑप्शन अगर आप में है तो सेकंड ऑप्शन का जो चांस होता है मतलब सही होने का, ठीक है, राइट होने का जो चांस होता है, इसका भी 40% चांस होता है कि सेकंड ऑप्शन आपका सही होता है। और थर्ड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड ऑप्शन का चांस लगभग 30% होता है, मतलब हाँ 20 या 30% होता है कि भैया, या 20% चांस होता है कि थर्ड ऑप्शन, ओ सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो। थर्ड का चांस तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चांसेस हैं, अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल भी तो मैं बता रहा हूं कि हाँ ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे हम बात करें तो निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। 4 ऑप्शन है, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव या परासरण दाब। तो पृष्ठ तनाव थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि थर्ड ऑप्शन के सही होने के चांसेस जो हैं वो 60% होते हैं कि थर्ड ऑप्शन ज्यादातर सही होता है, लेकिन ये भैया तुक्का होता है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको, आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, बेटर तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये तो मैं एक बता रहा हूं कि आइडिया आप लगा सकते हैं अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। तो इसको लिखेंगे कैसे वो भी देख लो। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे ऊपर सबसे पहले लिख देना है। जो भी आप प्रश्न लिख रहे हैं उसको, उसका आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको ऊपर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। आप अगर दूसरे का आंसर लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख देंगे। अब चूंकि हम फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है और इसमें आपको नीचे अंडरलाइन करना है। मतलब आपको सुंदरता, कॉपी लिखने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, आपका काफी सुंदर लिखा होना चाहिए, एग्जामिनर को थोड़ा दिखे। अब जैसे आपको मान लीजिए का वाला क्वेश्चन पता है तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसे का लिखिए, का, ठीक है। अब का कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई, तो का आपका थर्ड ऑप्शन सही है, पृष्ठ तनाव। तो का हम लोग कर देंगे ऐसे कुछ कर देंगे, थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन कौन सा सही है, वो ऑप्शन है पृष्ठ तनाव,
पृष्ठ तनाव। तो कुछ ऐसे आप लोग लिख देंगे। देखो मैं पूरे पेपर को अभी बताऊंगा कैसे आप बिना पढ़े पूरे केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अभी मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हूं, ठीक है। खा वाला क्वेश्चन देखो, शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल सेकेंड इनवर्स। तो भैया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। तो देखो तीसरा ऑप्शन यहां पर भी सही है। तो मैंने बताया कि थर्ड ऑप्शन के एक्यूरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सही होने के चांसेस। हाँ, हर जगह काम नहीं करता ये ट्रिक, ये भी ध्यान रखना। मतलब अगर कुछ भी नहीं आता तो मैं बता रहा हूं कि हाँ ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं। अगर कुछ आता है आपको, थोड़ा बहुत पढ़े हैं तब तो आप लिख ही देंगे। खा का कौन सा ऑप्शन सही है? इसका भी थर्ड वाला ऑप्शन ही सही है। 1 2 3 थर्ड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे गा वाले का देखिए, अगर क्वेश्चन आप लोग देखते चलो, मतलब मैं पूरे पेपर का ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्नों का बता रहा हूं। जैसे रंगीन आयनों का निर्माण संभव है जब यौगिक में विद्यमान हो। क्या विद्यमान हो? तो मैंने बताया कि दूसरे ऑप्शन के सही होने के चांसेस भी होते हैं 40%, ये भी मैंने बताया था। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन आपका सही है, गा का सेकंड। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो रंगीन आयनों का निर्माण हो सकता है। तो गा का आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित, ठीक है। सही से आप लिख दीजिएगा, इसके आगे वो कर दीजिएगा, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है तो रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है। घा वाला आंसर देख लो मेरे भाई। घा वाले का जैसे क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन के सही होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, लेकिन हाँ इसका फर्स्ट सही है, तो घा का फर्स्ट लिख देंगे। अब आप कहेंगे सर जी अभी ट्रिक आपने कुछ बताया नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। आगे अभी 2-2 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में मैं ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग लिखकर आसानी से नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं मेरे भाई अंगा नंबर क्वेश्चन। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझ लो। ये देखो, कैनिजारोव क्रिया प्रदर्शित करता है। कैनिजारोव क्रिया कौन देता है मेरे भाई? तो मैंने बताया था सेकंड ऑप्शन के भी सही होने के चांसेस 20 to 30% होते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड ऑप्शन के ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही सही है, बेंजल्डिहाइड। कैनिजारोव क्रिया जो आपका देता है वो थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। देखो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, या तो आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये भी सही है, ये वाला ज्यादा सही है। आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, तो भी सही है, ठीक है। चा वाला क्वेश्चन देख लो, एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक भैया विटामिन होता है, विटामिन सी का नाम तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो चा वाले का जो आंसर होगा वो विटामिन होगा। चा वाले का आंसर फोर्थ होगा। फोर्थ ऑप्शन के सही होने के चांसेस भी होते हैं, मैंने उसको भी बताया था। तो विटामिन आपका, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम लोग लिखेंगे भैया इनका आंसर, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। देखो प्रयास मैं पूरा कर रहा हूं, अभी मैं ट्रिक आगे भी बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2 को कैसे लिखेंगे इसको समझ लो मेरे भाई। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, पहले तो आप पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमें आता है। थोड़ा बहुत अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, उसको फटाक से उठाकर लिख दो, क्योंकि स्टार्टिंग के पेजेस में अगर आप सही सही आंसर लिखोगे ना, तो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर स्टार्टिंग के पेजेस में ही गड़बड़ी है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं कैसे देंगे, अगर हमें नहीं आता तो देखो इसमें आपको करना क्या है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ये का है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का है, तो आप लोग एक प्यारा सा हेडिंग ऊपर डालेंगे, जैसा मैंने बताया। आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, ठीक है। 2 का प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हमने हेडिंग डाल दिया। अब देखो ध्यान से समझो इसको, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ये देखो ऐसे हेडिंग डाला। अब आपको मान लीजिए ये नियम नहीं आता, यहां पे पूछा जा रहा है कोलरोस के नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग लिखिए। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लो। एक खूब प्यारा सा हेडिंग डालना यहां पे, कोलरोस का नियम, कोलरोस का
नियम, कोलरोस का नियम। कुछ ऐसे हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर सा हेडिंग डाला है, ये देखो कोलरोस का नियम है ये, तो कोलरोस का नियम हमने हेडिंग डाल दिया। अब अगर आपको नहीं आता, वैसे कोलरोस का नियम तो मैंने बताया है कि किसी विद्युत अवघट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ये किस चैप्टर का हो सकता है। कोलरोस का नियम हमारे विद्युत रसायन चैप्टर का है, तो थोड़ा सा आपको कैसे लिखना है, देखो कुछ ऐसे लाइनों को भरो। मैंने ये भी कह दिया है कि जो क्वेश्चन आपको पता है उस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले लिखना है। तो कोलरोस के नियमानुसार, नियमानुसार कुछ ऐसे अगर लिख दोगे कोलरोस के नियमानुसार, तो कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि हाँ इसको कोलरोस का नियम पता है, तभी इसने कुछ ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसा लगेगा। किसी विद्युत अपघट्य, या आपको जो भी आता है, किसी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, ठीक है, की मोलर चालकता, की मोलर चालकता, की अनंत तनुता पर चालकता, अनंत तनुता पर चालकता, मतलब आपको थोड़ा ऐसे करके जो भी आपको आता है कोलरोस के नियमानुसार लिखना, फिर आपको जो कुछ भी थोड़ा बहुत आता है ना उसको यहाँ पे मिक्सअप करके आपको लिख देना। देखो अगर मैं पूरा बता ही दूंगा तब तो इसका मतलब हुआ कि मैं जानता था इसीलिए आपको बता दिया, लेकिन इसका ट्रिक क्या है, ऐसे अगर मान लो आपको नहीं आता है, आप बैठे हैं इधर उधर देख रहे हैं, उससे क्या मिलेगा, ताक झाक करने से तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास भी करेंगे, थोड़ा बहुत ब्लैक ब्लू पेन यूज करके अगर लिख दोगे ना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 23 नंबर ही चाहिए आपको पास होने के लिए, तो अगर ऐसे लिख दोगे ना, दो दो नंबर अगर मिलता चला गया, तो 8-10 क्वेश्चन में आपको 20-25 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कोलरोस के नियमानुसार लिखें, फिर ऐसे ऐसे करके आप लोग इससे रिलेटेड चीजें लिख दे, 2-3-4 लाइन में आपको नंबर मिल जाएगा। चालकता, इसके धनायन, देखो मैं तो सही सही अभी लिख रहा हूं, इसके धनायन तथा ऋणायन, ऋणायन की मोलर चालकताओं, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, बराबर होती है। कुछ ऐसे मैंने लिख दिया भैया, हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर आप क्या करें, एक छोटा सा हेडिंग डाल दे, कोलरोस के नियम के अनुप्रयोग, और जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं वो आप लिख दीजिए। अगर नहीं पता तो मैंने बताया आप कोलरोस के नियमानुसार लिखें, बाकी चीजें अपनी तरफ से लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। अब जैसे न्यूमेरिकल है भाई, न्यूमेरिकल में कोई खास ट्रिक नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या करता है एग्जामिनर, अगर आपको नहीं पता तो न्यूमेरिकल आपको छोड़ना ही पड़ेगा। लास्ट में आप भले ही कुछ लिख दे अपनी तरफ से, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो न्यूमेरिकल में एग्जामिनर पहले आंसर लिख लेता है, आंसर को जाने रहता है, और जब वो कॉपी चेक करता है तो उसका आंसर की लिया रहता है, और आंसर की में क्या होता है कि वो देखते हुए चेक करते जाता है, उसका आंसर देखता है, अगर आंसर आपका गलत है तो गलत हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर अगर है तो भैया सही आंसर वो देखता है, तो आंसर अगर सही सही आ गया आपका तब तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप न्यूमेरिकल्स को अभी अवॉइड करिए, जब तक आप टॉपिक वाइज जो है उसको पढ़िए। जैसे गा वाला क्वेश्चन हमारा है कि संक्रमण तत्वों, ठीक है, थोड़ा सा हम पेन चेंज करते हैं अपना, देखो क्या है क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। जैसे ये क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा है, तो हम यहां पे ऐसे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा। थोड़ा और राइटिंग से आप लोग लिखिएगा, जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे ना, तो अपने हिसाब से लिखिएगा। यहाँ पे मैं जो पेन यूज कर रहा हूँ ये जेल टाइप का है, और भैया कलरफुल पेन बिल्कुल मत यूज करना, ये ध्यान रखना, कलरफुल पेन अगर आपने यूज किया तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। जैसे दूसरे का गा है कि संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर इसी में से ढूंढ लो। आप लिख दो संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि, इतना आपने लिखा ब्लू से, फिर इसके आगे जो आपको आता है लिख दो। जैसे मैं बता रहा हूं संक्रमण तत्वों में, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। देखो वही चीज मैं लिख रहा हूं, प्रवृत्ति होती है
ठीक है, क्योंकि क्योंकि अब आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आता हो उसको फटाफट उठाकर लिख दीजिए। क्योंकि मैंने लिख दिया, देखो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है अभी, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है क्योंकि, प्रवृत्ति अधिक, अधिक लिख दीजिएगा, अधिक होती है क्योंकि, अब लिख दो क्योंकि इसमें जो आपको आता है ऐसे लिख दो, क्योंकि इसमें धातु आयनों का आकार छोटा होता है, कुछ ऐसे जो भी आपको आता है आप उसको लिख सकते हैं, का आकार छोटा होता है, छोटा होता है, ठीक है, धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश होता है, कुछ ऐसे करके आप लोग अगर लिख दोगे ना इसमें अभी आपको नंबर मिल जाएगा। मतलब कुछ नहीं आता तो आप ब्लैक ब्लू पेन यूज करके थोड़ी सी कॉपी फिल कर दोगे, थोड़ा अच्छे से अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग उसको लिख दोगे ना, नंबर भर भर के आपको मिलेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। जैसे घा वाला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घा, ठीक है, देखो 4 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर रहेंगे, आपको 8 नंबर इसके लिए दिया जाएगा। अब जैसे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घा है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा है देखो ध्यान से समझो, लिगेंड क्या है, 2 उदाहरण भी दीजिए, मतलब लिगेंड क्या होते हैं इसको 2 उदाहरण के साथ आपको समझाना है। तो आपको फिर से वही काम करना है, देखो प्रश्नोत्तर संख्या इतने पास पास मत लिखना जितना पास मैंने लिख दिया है, मतलब आप इसको थोड़ा और बड़ा करके लिख देना अपनी तरफ से, थोड़ा और 2-3 लाइन 4 लाइन बढ़ा देना, मतलब कम से कम 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 4-5-6 लाइन में होने चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, न्यूमेरिकल होगा तो उसकी बात ही अलग है। अब जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया कि लिगेंड क्या है, 2 उदाहरण दीजिए, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घा डालेंगे ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घा, कुछ ऐसे मैंने इसको हेडिंग डाल दिया, प्यारा सा डालना जरूरी है हेडिंग, ठीक है, ये देखो ऐसे मैंने लिख दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घा मैंने लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे इसके लिए, जैसे लिगेंड क्या है 2 उदाहरण दीजिए, तो आप कीजिए क्या, एक हेडिंग प्यारा सा डाल दीजिए लिगेंड, और लिगेंड के बारे में जो कुछ आपको पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता है तो भी लिखते चले जाइए, क्योंकि लिगेंड ही के ही तो बारे में लिखना है हमें। ये देखो लिगेंड मैंने हेडिंग डाल दिया, अब लिखते चले जाओ कि वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज, वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज, ठीक है, या आप लिख दो लिगेंड एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन ये सब पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जो भी आपके मन में आ रहा है ना उठाकर छाप दो मेरे भाई, बस लिखो। मेरे कहने का मतलब है टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, जो भी आपको आता है लिखते चले जाओ, जितना अच्छा लिखे रहोगे ना नंबर मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। स्पीसीज जो संकर आयन के, जो संकर आयन में केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से, अथवा आयन से, कुछ ऐसे करके आप लोग ब्लू पेन से भैया लिखते चले जाना, मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया है तो इसको लिखते चले जाओगे नंबर आपको मिलता चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं आता पेपर देने जा रहे हो, कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं लिखने से कुछ अच्छा होगा। अगर आप एकदम सादा छोड़कर चले आओगे कि आपको नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुछ लिखकर आओगे एग्जामिनर नंबर दे देगा, उसको लगेगा बच्चे ने कुछ लिखा है, जो उसको आता था वो उसने लिखा ना, मतलब बच्चे की जान लेगा क्या है, जो उसको आता था वो उसने लिख दिया, बाकी नंबर देना आपका काम है। तो एग्जामिनर जब आपको देखेगा कि आपने कुछ मेहनत किया है तो आपको पास कर देगा, ये भी ध्यान रखना चीजों को, ठीक है। दया उनके अंदर भी होती है, वो भी ह्यूमन। अब देखो हमारा आगे का क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर का है, जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को मैंने बताया आप लास्ट, ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में मैंने बताया कि भैया न्यूमेरिकल की जो चीजें होती है ना उसको आप लास्ट में सॉल्व कीजिए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो न्यूमेरिकल पर मत भिड़िए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है उसमें आंसर देख के एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, आपका आंसर देख लेगा आपने गलत लिखा भैया नंबर कट हो जाएगा तुरंत। तो आप थ्योरेटिकल चीजों पे पहले जाइए, ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल को आप लास्ट में जब आप थ्योरेटिकल चीजों को लिख देना जो आपको आता है फिर आप न्यूमेरिकल पर जाएं, नहीं तो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा डालेंगे और थोड़ा बहुत जो भी हमें नियम में आता है वो लिखेंगे। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ये खा है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपका हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा, ठीक है। अब क्या कीजिए आप लोग, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए, तो आपको एक प्यारा सा हेडिंग यहाँ पे डाल देना है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान से समझो। आपको करना क्या है इसमें, देखो चीजें अगर पता है तब तो आप लिख दोगे, लेकिन नहीं पता है तो उस कंडीशन में नैया आपकी कैसे पार होगी मेरे भाई। तो नैया पार करने के लिए आपके भैया बैठे हैं, चलो भैया पार करेंगे आपकी नैया। देखो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, तो आप फिर वही ट्रिक अब आजमाएं, ऐसे लिखें फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमानुसार, विद्युत अपघटन के नियमानुसार, ठीक है। अब आपको आगे जो आता है लिख दो, विद्युत अपघटन के बारे में लिख दो। विद्युत अपघटन एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें विद्युत अपघट्यों का अपघटन होता है, कुछ ऐसे उठाकर लिख दो, नंबर मिलेगा। लेकिन अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप ओरिजिनल उठाकर लिख दो, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, कुछ ऐसे लिख दो जो आपको आता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, ठीक है, प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित ठीक है, एकत्रित पदार्थ की, किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, ये तो मैं ओरिजिनल थोड़ा सा लिख रहा हूं समझ लो, लेकिन आपको जो भी आता है उसको लिख दो ऐसे, द्रव्यमान कुल आवेश के समानुपाती होता है, कुल आवेश के समानुपाती होता है, कुछ ऐसे आपने उठाकर लिख दिया, नंबर आपको उठाकर दे दिया गया। थोड़ा सा फार्मूला लिख दो कि पदार्थ का द्रव्यमान जो W है, कुछ ऐसे लिख दो, W समानुपाती ये क्यों होगा, ठीक है। कुछ ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ किया है। इसमें न्यूमेरिकली चीज W समानुपाती Q इक्वल टू IT होता है, तो यहाँ पे IT हो जाएगा। W के इक्वल टू जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो ZIT हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे करके हम लोग इसको लिखेंगे। देखो भैया कलरफुल पेन मत यूज कर देना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। कुछ ऐसे आप करके लिखोगे, नंबर पूरा मिलेगा। ये भी हो गया, इसमें भी चीजें आपको शायद समझ में आ चुकी होंगी। खा वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो न्यूमेरिकल टाइप का, इसको अभी ऐड करते हैं। क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। आपको रासायनिक समीकरण देना है, तो आप लिख दीजिए मेथिल अल्कोहल जब एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो ये बनेगा वो बनेगा, जो भी आपको आता है लिख दो। एक केमिकल रिएक्शन आपको करना है। मेथिल अल्कोहल का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लिख दो, जैसे CH3OH, ठीक है, एक फॉर्मूला ही लिख दोगे काम हो जाएगा, प्लस CH3COCl, ठीक है। कुछ ऐसे आप लिख दो। जैसे आपको अगर नहीं आता है तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखो, पहले ध्यान से समझो। प्रश्नोत्तर संख्या ये 2 का घा वाला क्वेश्चन है, 2 का घा, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या ये 2 का घा वाला क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से समझो। ये 2 का घा है तो 2 का घा हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करोगे मेरे भाई, ध्यान से समझ लो। जैसे क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, तो आप क्या कीजिए, मेथिल अल्कोहल का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कुछ ऐसे लिख दीजिए, CH3OH, इसका एसिटिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया करा दीजिए, CH3COCl, ठीक है। हमने रिएक्शन करा दिया भाई। आप ब्लू ब्लैक पेन का यूज करेंगे, फालतू के पेन नहीं यूज करेंगे।
तो आपका हो जाएगा CH3 COO CH3, ठीक है, और प्लस HCl, कुछ ऐसे बनेगा। थोड़ा रिएक्शन टाइप से आप लिख दोगे ना, नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है, रिएक्शन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, चीजें होंगी, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो कुछ ऐसे आप ट्रिकी चीजें अपनाओ, ट्रिकी चीजों से लिखो, नंबर आपको भर भर के एग्जामिनर देगा। यही सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी चलिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो भैया, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी मैं कुछ ट्रिक आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। देखो, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य आपको लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का डालेंगे, 3 नंबर का है। देखो 3 नंबर पर आप विशेषकर ध्यान दे देना, आप ही लोगों के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, इनको बना बनाकर जितने अच्छे से लिखोगे, नंबर इसमें ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा भैया कि आप 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। तो प्रश्नोत्तर संख्या हमारा है 4 का 4 का है ये, ठीक है। तो ये हमने हेडिंग डाल दिया, ध्यान से समझ लियो मेरे भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ये देखो, हमने एक प्यारा सा हेडिंग डाला। अब आप लिखो चीजों को, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखे। तो लिख दो, न्यूक्लिक अम्ल ऐसे जैव अणु हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे आप लोग लिख दीजिए, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो हमारा होता है वो डीएनए और आरएनए होता है। अब डीएनए और आरएनए होता है तो आप इससे रिलेटेड चीजों को लिखो, डीएनए आरएनए क्या है उससे रिलेटेड कुछ चीजें लिखोगे, नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करो, एक प्यारा सा हेडिंग पहले आप डाल दो, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। हमने एक सुंदर सा हेडिंग डाल दिया और अंडरलाइन कर दो। मतलब सुंदरता कॉपी में जरूर रहनी चाहिए, गंदगी रहेगी तो एग्जामिनर वैसे छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। चलो, न्यूक्लिक अम्ल हेडिंग डाल दिया। अब लिखो जो भी आपको आता है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं, वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं, कुछ ऐसे लिख दो मेरे भाई, सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे लिख दो, सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियर प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। मतलब आपको जो आता है वो आगे आप लिख दोगे। फिर आप एक प्यारा सा हेडिंग डालो, क्योंकि 3 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा सा लिखना। फिर हेडिंग डालो, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, कुछ ऐसे मैंने हेडिंग डाल दिया, देखो ध्यान से, ऐसे मैंने कुछ हेडिंग डाला जी, ऑफ कोर्स मैंने ये हेडिंग डाल दिया, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। अब न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है, तो आप लिख दो, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आप लिख दो मेरे भाई, फर्स्ट वाला न्यूक्लिक अम्ल आपका है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला ये न्यूक्लिक अम्ल है। सेकंड आपका है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, सेकंड है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ऐसे आप लोग लिखो, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। मैं तेजी तेजी से लिख रहा हूं, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा तो आप अच्छे से लिख दोगे। इसको बोलते हैं डीएनए, आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं आरएनए, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा थोड़ा करके नीचे लिख दो। फिर उसके बाद में जो चीजें आपको आती है, न्यूक्लिक अम्ल के 2 महत्वपूर्ण कार्य हेडिंग डाल के लिख दो, जो आपको आता है लिखते चलो। तो कुछ ऐसे ट्रिकी चीजें अपनाओ, तभी आप नंबर पाओगे। ऐसे 4 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जैसे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का है, तो 5 का है, ऐसे इन सबको भी लिख देना, मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूं आपको। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। तो आप क्या कीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का यहाँ पे डालिए, फिर अभिक्रिया की कोटि, ठीक है,
अभिक्रिया की कोटि हेडिंग डालिए और अभिक्रिया की कोटि के बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए। फिर अभिक्रिया की आणविकता को हेडिंग डालिए, उसको थोड़ा सा लिख दीजिए। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा है DDT, ठीक है, तो इसको मान लो इसका आंसर हमें लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब है आप लोग ट्रिकों को अपनाइए। देखो मैं पूरा पेपर थोड़ी ना यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे क्या करेंगे। पूरे पेपर में बहुत समय लग जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं DDT को, ठीक है, DDT हम 5 का खा हमारा है कि DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, DDT एक हेडिंग डालेंगे, DDT, और DDT हमने हेडिंग डाला और DDT के बारे में जितनी भी चीजें हमको पता है सारी चीजें हम लिख देंगे, ठीक है। DDT, जैसे DDT एक संपर्क कीटनाशक है, DDT बहुत खतरनाक है, DDT हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। अगर हम गलती से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गलती से उसको ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है DDT एक। बस ऐसे आप लोग DDT के बारे में सारी चीजें लिख दो हेडिंग डाल के, जो भी चीजें आपको आती है। जैसे DDT एक संपर्क कीटनाशक है, DDT का उपयोग कर दीजिएगा। उपयोग एक संपर्क कीटनाशक के रूप में किया जाता है, की भांति किया जाता है, की भांति किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे लिखो थोड़ा बहुत, जो आपको ज्यादातर चीजें आती हो। जैसे ये हानिकारक तो है DDT हम सबके लिए, आप सभी को पता है, तो हानिकारक है तो इससे रिलेटेड चीजों को क्यों ना हम लिख दें। जैसे यहाँ पे ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 5 का घा डालिए, ल्यूकास परीक्षण हेडिंग डालिए, और ल्यूकास परीक्षण के बारे में जो कुछ पता हो या आप अपनी तरफ से भी कुछ लिख दीजिए। मेरे कहने का मतलब आप पेजेस को बिल्कुल भी एम्पटी यानी कि बिल्कुल भी खाली छोड़कर नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे। मैं कहता रहता हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 6 का है, निम्नलिखित को समझाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का आप लोग डालें, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग डालेंगे 6 का, और जो भी अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर इसकी जल में विलेयता क्यों घटती है, तो लिख दो अल्कोहल का जल में अणुभार बढ़ने पर इसकी विलेयता घटती है, क्योंकि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है विलेयता घटती जाती है। जो भी आपको आता है, पावर अल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। पावर अल्कोहल एक प्रकार का अल्कोहल है जिससे हमें पावर प्राप्त होता है, ठीक है। इसका उपयोग ईंधन के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे आप लोग बनाकर लिख दो, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, क्योंकि फिनॉल अम्लीय होते हैं क्योंकि इसमें फिनॉक्साइड आयन होता है। बस ऐसे आप चीजों को लिखो जो भी आपको आता है। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है 5-5 नंबर का। जितने बड़े क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करोगे, जितने बड़े क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व करोगे, उसमें मिलने के नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा है। जैसे 5 क्वेश्चन में आप जो भी चीजें बनाकर लिखोगे तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको कम से कम 1-2 नंबर तो दे ही देगा एग्जामिनर। तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को ज्यादातर टारगेट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कुछ भी, आप उनका आंसर थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे ये रिएक्शन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। जैसे मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया केसीएन से होती है, तो आप अगर फॉर्मूला पता है तो मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, केसीएन से उसका रिएक्शन करा दो, थोड़ा सा प्रोडक्ट बना दो, कोई जो भी आपको बनाना आता हो भाई लिख दो, काम खत्म। ऐसे कैसे प्राप्त करोगे, मैं आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को लिख दो, बीच में थोड़ा बहुत प्रोसेस बता दो, आपको नंबर मिल जाएगा। शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा लगा है एथिलेमिन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप ऐसे ही किसी चीज को, किसी भी पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चीजों को लिखना सीखो, कैसे इसको सॉल्व करते हो इसको सीखो, बाकी हम पर छोड़ दो। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक लगाकर आप पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक मैंने आपको बताया है कि आप बिल्कुल भी 2-3 चीजें याद रखना। अपनी कॉपी में खाली पेज, मतलब अपनी कॉपी में लिखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, ठीक है। दूसरी चीज, इधर उधर ताक झाक में टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको कुछ नहीं आता, ब्लू ब्लैक पेन यूज करके कॉपी को भरते चले जाओ, कुछ ना कुछ लिखते चले जाओ, एग्जामिनर आपको पास कर देगा, कि मेहनत किए रहोगे, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो आप बैठिए मत, इधर उधर ताक झाक मत कीजिए, अच्छे से लिखिए, जो भी आपको आता है लिखें। जैसा मैंने कुछ ट्रिक बताया, कुछ ऐसे आप लिख सकते हो, वैसा लिखने का प्रयास करें, बाकी आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।